हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी पे। जैसा कि आप टॉपिक का नाम देख ही रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग इन चाइना। अभी जो है आपका 2-3 दिन पहले आपको खबर लग गई होगी कि एक मीटिंग हुई है। इंडियन मीडिया में इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं मिला है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि यूएस के जो सैंक्शंस लगे हैं ना रशिया के ऊपर, उस सैंक्शन से चाइना अपने आप को कैसे बचा सकता है, उसके ऊपर मीटिंग हुई है। जो उनके टॉप बैंक हैं, उनके एग्जीक्यूटिव या हेड एक ही बात है, टॉप बैंक के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे मीटिंग हुई है। तो उस मीटिंग में ये बात हुई है कि हम अपने देश को सैंक्शन से कैसे बचा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बट रशिया पे तो सैंक्शंस लग चुके हैं, लेकिन चाइना पे अभी इस तरह कोई सैंक्शन नहीं लगा है और लगने के दूर दूर तक अभी चांसेस भी नहीं हैं। ठीक है, बट ये मीटिंग हुई क्यों है, तो ये एक बहुत बड़ी जो है खलबली मचा रखी है हर जगह कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बेसिकली चांसेस काफ़ी हद तक हाई होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ती जा रही है रशिया और यूक्रेन की, चांसेस बहुत हाई हो रहे हैं कि चाइना कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर ताइवान पे जो है अटैक कर सकता है। इसके चांसेस, अटैक का मतलब सीधा है कि वो नाम दे देंगे मिलिट्री ऑपरेशन और पूरे ताइवान को जो है कब्जाने के ऊपर वो काम कर चुके हैं। बस किसी दिन आप सो के उठेंगे सुबह सुबह और देखेंगे कि भाई चाइना ने अटैक कर दिया ताइवान के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर अटैक रात में ही होते हैं। सरप्राइज एलिमेंट उसमें होना चाहिए। तो अपने देश को सैंक्शन से कैसे बचाया जाए, क्योंकि रशिया का जो रिज़र्व है, यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले $607 बिलियन, वर्ल्ड का 5th मोस्ट सबसे बड़ा रिज़र्व था। ठीक है, 4th 5th ऊपर नीचे होता रहता था। तो ये जो है बेसिकली आपका फ्रीज़ हो चुका है। क्या करा है यूएस ने, देखो डॉलर किसकी करेंसी है, यूएस की करेंसी है, तो यूएस ने जो है इसको फ्रीज़ कर दिया। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा $607 बिलियन पूरा करा, बट एक बहुत बड़ा अमाउंट कर दिया है। रशिया ने ये अमाउंट बचा के रखा था, किस लिए, कि हम इसको यूक्रेन वॉर में जो है यूज़ करेंगे, बट वो कर नहीं पाया। क्यों, क्योंकि यूएस ने फ्रीज़ कर दिया। डॉलर का कंट्रोल किसके पास है, यूएस के पास है। और जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है उसमें किसका कंट्रोल है, ओवरऑल कंट्रोल यूएस का है, लेकिन उसको मिलके 7-8 कंट्री संभालती हैं। बेल्जियम में उसका हेडक्वार्टर है। तो बेसिकली देखो रशिया के पास ऐसा क्या लेवरेज था जिससे उसने इतना बड़ा जो है आपका स्टेप ले लिया, और चाइना के पास ऐसा कौन सा लेवरेज नहीं है जिससे वो नहीं ले सकता है। पूरे यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे तो 1/3 गैस, ऑयल, ये सब कहाँ से आता है, रशिया से आता है। और गैस और ऑयल तो ऐसा चीज़ है कि उसके बिना भाई ज़िंदगी चलती नहीं है। ठीक है, तो यूरोप के अंदर जो 1/3 गैस है वो जाता है किससे, रशिया से। तो रशिया को ये पता था कि सब चीज़ें भी अगर ख़राब हो गई और मैं यूरोप का गैस का पाइप बंद कर दूंगा तो यूरोप कुछ कर नहीं पाएगा ज़्यादा। तभी आपने देखा कि रूबल जो है गिरते गिरते रूबल $1 के उसमें कहाँ पहुँच गया था, लगभग 138 के आसपास, 140 के आसपास पहुँच गया था। ठीक है, बट आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना तो रशिया का जो रूबल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय इंडिया के। इंडिया की जो करेंसी है ना रुपी, उसकी वैल्यू 76 के आसपास है, पॉइंट समथिंग, और जो रूबल है वो 71.50 के आसपास है। ठीक है, 71.50। ये हुआ कैसे, पता कैसे हुआ, ये सिंपल सा फंडा है। पुतिन ने ये कहा कि जो आप मेरा गैस और तेल खरीद रहे हो, यूरोप को बोला, उसमें मुझे जो है डॉलर में ट्रांसफ़र नहीं चाहिए। आप तेल खरीदो, बिल्कुल खरीदो, बट ट्रांजैक्शन जो है रूबल में करो। रूबल जो है रशिया की करेंसी है। तो आप क्या करोगे, अपना डॉलर, पाउंड जो भी है वो मार्केट में लेके जाओ, उसके बाद हमारा रूबल खरीदो और उसके बाद वही रूबल जो है रशिया को दो। तो जब यूरोप के देश बहुत सारे मान गए हैं, क्यों, क्योंकि आपका पोलैंड और बुल्गारिया का जो है गैस की पाइपलाइन रशिया ने बंद कर दी, तो बाकी लोग डर गए। जर्मनी के साथ ऐसा करते तो जर्मनी तो ख़त्म ही था। 40% गैस की सप्लाई कहाँ से आती है, रशिया से। तो क्या कहा पुतिन ने कि जो मेरा रूबल है अपना डॉलर वगैरह बेचो, मेरा रूबल खरीदो और वो मुझको दो। तो जब डॉलर बेच के रूबल खरीदेंगे तो रूबल की सप्लाई बढ़ेगी, रूबल की डिमांड बढ़ेगी, सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है करेंसी स्ट्रांग होगी।
तो वो खेल तो इन्होंने खेल दिया। बट चाइना के पास ऐसा लेवरेज है क्या? बिल्कुल नहीं। चाइना ऐसा क्या बेचता है जो पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा? गाड़ी, ट्रक, मोबाइल, टेलीफोन, ये सब आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। तो ये लेवरेज चाइना के पास नहीं है। और चाइना जो मोटा पैसा कमाता है वो किससे कमाता है? ईयू से और यूएसए से। तो ये इसका जो एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा जो गेन पॉइंट है ना, वो कम हो जाएगा। उसके बाद रशिया को देखिए, इंडिया का अनकंडीशनल सपोर्ट है ड्यू टू वेरियस रीज़न। इंडिया क्या सपोर्ट करेगा चाइना को? 99% चांसेस हैं कि नहीं करेगा, बट सब लोग मान के चल रहे हैं कि 100% नहीं करेगा। बट मैं जियो पॉलिटिक्स से वहाँ पे 1% का जो है फिर भी जो है जगह खाली रखता हूँ। क्यों? क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। 99% चांस है कि नहीं करेगा, 100% है, बट मैं वो 1% का गैप लेके चल सकता हूँ, होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चाइना के साथ क्या दिक्कत है? एक तो उसके एक्सपोर्ट, दूसरा इंडिया का सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा। यूरोप और यूएसए कौन सपोर्ट करेगा? कोई सपोर्ट नहीं करेगा। उसको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा? नॉर्थ कोरिया से, ईरान से। इनका सपोर्ट लेके क्या कर लोगे? कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये लेवरेज चाइना के पास नहीं है। और चाइना दूसरी एक कैलकुलेशन ये लेके चल रहा है कि एक बहुत बड़ी कंट्री रशिया, उसके ऊपर पहले से सैंक्शन लग चुका है, तो अब चांसेस बहुत कम है कि चाइना के ऊपर भी सैंक्शन लगेगा। ये अपने आप में एक मिस कैलकुलेशन हो सकती है अगर सैंक्शन लग गए तो सैंक्शन लगते हैं तो क्या होगा? उसके एक्सपोर्ट गिरेंगे, सब कुछ गिरेगा, उसकी अपनी ट्रेजरी गिरेगी। और अगर आप देखोगे 2014-15 से पहले यूएस डॉलर का सबसे बड़ा जो ट्रेजरर था किसके पास था? सबसे ज़्यादा चाइना के पास था। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चाइना के पास नहीं है, सबसे ज़्यादा किसके पास है? जापान के पास है। धीरे धीरे उसने अपने डॉलर कम करे हैं। रशिया ने अपने डॉलर कम करके सोने की जो है क्वांटिटी बढ़ाई है। अब जो है चाइना भी धीरे धीरे जो है डिपेंडेंस कम कर रहा है किसके ऊपर? डॉलर के ऊपर। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन है। और ऐसा बेसिकली शी जिनपिंग क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू करी थी, उसके बाद बहुत सारी कंपनियां वहाँ से निकली, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, घोस्ट कॉलोनीज़ बन चुकी हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाली जगह थी वो घोस्ट कॉलोनीज़ बन चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से फैक्ट्रियाँ निकल गई हैं, पूरा इलाका खाली है, तो लोगों के पास आमदनी कम है। अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, तो पूरे का पूरा इलाका जो है पानी में बह गया, फसल सारी ख़राब हो गई। भुखमरी भी है काफ़ी हद तक, चीज़ें बाहर नहीं आती वो बात अलग है, पैसा नहीं है, भुखमरी है। उसके बाद अभी देखिए शंघाई में फिर से लॉकडाउन लग गया है, तो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हर 5 साल में 2 बार इलेक्शन होते हैं ऑलमोस्ट। उड़ीसा को अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ विधानसभा और लोकसभा का एक ही टाइम पे इलेक्शन होता है, पर उत्तराखंड में 5 साल में 2 इलेक्शन होते हैं, एक लोकसभा का एक विधानसभा का। तो लोगों का गुस्सा निकल जाता है, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, ऐसे लोकल चुनाव आते रहते हैं तो लोगों का गुस्सा निकलता रहता है। तो यहाँ नेताओं को ये डर नहीं है कि हम चले जाएंगे, उनको पता है 5 साल बाद हमको दोबारा चुनाव में जाना है। पर चाइना में ये चीज़ नहीं है। चाइना में वो गए तो पूरे का पूरा रिजीम चेंज हो जाता है, तो उसको, उस बंदे को अपनी कुर्सी बचानी है। और कुर्सी, अगर अंदर झगड़ा चल रहा है घर के, तो उस झगड़े को कम करने के लिए, और शांत तो ऑलमोस्ट नहीं होता है, लेकिन कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? बाहर झगड़ा कर लो। अगर आपके घर में झगड़ा चल रहा है और बाहर वाला आके आपके साथ झगड़ा कर ले, तो घर का झगड़ा अपने आप सुलट जाता है, बाहर वाले से जो है पूरा घर एक साथ भिड़ जाता है। तो कुल मिला के जब आप ताइवान पे अटैक करोगे तो अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो काफ़ी हद तक नेशनलिज्म में बदल के आपके डिफेंस के सपोर्ट में चला जाता है। तो ये एक बहुत, क्या कहते हैं कि बहुत पतली, वो मतलब एक नैरो माइंडेड जो है एक सोच होती है कि अंदर के झगड़े के लिए आप बाहर के लोगों को परेशान करते हो। तो ताइवान पे जो है ये ऑलमोस्ट कब्जे की तैयारी में है। किस दिन अटैक करेंगे पता नहीं, लेकिन अटैक आपको इस साल में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, इस साल की किसी भी महीने में आपको दिखेगा। तो इसलिए ये इमरजेंसी मीटिंग करी गई है। और ब्रिटेन और यूएस आपस में इस चीज़ के ऊपर बात भी कर रहे हैं कि इस चीज़ को हम कैसे टैकल करें। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप वो एक ऐसा बंदा था, जहाँ सही था वो 100% सही था, लेकिन जहाँ गलत था तो वो फिर 100% गलत था। उस बंदे को ये था कि मेरे को ग्लोबल वार्मिंग से फ़र्क नहीं पड़ता है, और लोगों को तो पड़ता ही है ना फ़र्क। पर जो बाइडन भले 40 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रहा हो, बट एक्सपीरियंस से आप अच्छे फैसले ले सकते हो। जो बाइडन ने गलत साबित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को ये पता था
कि अगर नेटो को हम एक्सपेंड करेंगे तो रशिया जो उसने यूरोप को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रखा है वो चीज़ निगेटिव प्ले करेगी। तो जो बाइडन नेटो को कमज़ोर कर रहे थे और साउथ चाइना सी पे फोकस कर रहे थे, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जब से जो बाइडन आए हैं उन्होंने नेटो को ताकतवर बनाना शुरू करा और उसी ताकत का नतीजा है कि ये पूरे का पूरा यूक्रेन क्राइसिस हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी और इनके ही टेन्योर में अगर ताइवान चला गया तो इनके पास फेस सेविंग के नाम पे कुछ नहीं बचेगा। अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं, दूसरा ब्लंडर है यूक्रेन, और ताइवान अगर ब्लंडर हुआ तो अमेरिका का प्रेसिडेंट तो छोड़ो, पूरे अमेरिका का हेजिमनी ख़त्म है, ऑलमोस्ट ख़त्म है। और इस दशक में बहुत कुछ टूट फूट होगी 2030 तक। आप देखिए अभी हमारे बगल में पाकिस्तान ही बैठा है, उसमें भी बहुत कुछ चेंजेज आएंगे, वो भी सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी कि यूएस सैंक्शन से बचने के लिए चाइना के अंदर मीटिंग हुई है, लेकिन इसका चांसेस बहुत कम है। ज़्यादातर वो एजम्पशन पे खेल रहा है, उसका एजम्पशन कितना सही साबित होगा ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।